इसके पहले हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम की चर्चा कर चुके हैं। और जैसे कि इतिहास के शुरू में मैं बताया था कि इतिहास में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला कारण होता है, दूसरा परिणाम होता है, और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह कारण से परिणाम तक पहुंचने के बीच की घटित घटनाएं होती हैं। जो कारण होगा वह किसी भी घटना के पहले की परिस्थितियों में निहित होगा, और जो परिणाम होगा वह बाद की परिस्थितियों में दिखेगा। और पहले और बाद के बीच जो कुछ भी होगा वह घटनाएं होती हैं जो किसी भी देश या समाज के इतिहास को, ऐतिहासिक संरचना को बनाती हैं। तो आज फ्रांसीसी क्रांति के उन विशेष घटनाओं पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे जिनकी वजह से वर्तमान फ्रांस का निर्माण हुआ, या पूरी विश्व सभ्यता जिस सांचे में ढली उसमें फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान था, ये इन घटनाओं से भी समझने में सहायता मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रांति के पहले वहाँ मोनार्की थी, तानाशाही थी, और तानाशाही के ज़माने में भी एक स्टेट्स जनरल नाम की संसद हुआ करती थी जो 175 वर्षों से उसकी बैठक नहीं की जा सकी थी। लेकिन जब आर्थिक स्थिति चरमरा गई तो मजबूर होकर के संसद की बैठक बुलाई गई, और उस संसद में यानी स्टेट्स जनरल में 3 सदन होते थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले सदन में क्लर्जी यानी पादरी वर्ग, और दूसरे सदन में कुलीन यानी नोबेलिटी, और तीसरे सदन में आम आदमियों की सदन थी, तीसरी सदन। पहले सदन में 300 सदस्य होते थे, द्वितीय सदन में भी 300 सदस्य होते थे, जबकि तृतीय सदन में सदस्यों की संख्या 600 थी। नियम ये था कि पहले सदन को 1 वोट देने का अधिकार होगा, द्वितीय सदन को भी 1 वोट, और तृतीय सदन को 1 वोट। ऐसे में होता क्या था कि प्रथम 2 सदन यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, क्योंकि इन लोगों को टैक्स तो देना नहीं होता था, ये तो प्रिविलेज्ड ग्रुप के लोग थे, विशेष सुविधाएं इनको प्राप्त थी, तो ये दोनों इकट्ठा हो जाते थे। और तृतीय वर्ग को पूरा टैक्स देना होता था, सारा काम इन्हीं को करना था। ऊपर वाले तो दोनों बस अय्यासी करेंगे, भोग विलास करेंगे। तो दोनों ऊपरी सदन इकट्ठा हो जाते थे और तीसरे सदन वालों पे टैक्स लगा देते थे। अब की जो मजबूरी में राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी, तो तृतीय सदन के लोगों में बुद्धिजीवी भी थे, मध्यम वर्ग के लोग भी थे। मध्यम वर्ग की विशेषता मैं बात बताता हूँ कि यह स्वयं की क्षमताओं से अपनी पहचान बनाता है। इस वर्ग के लोगों ने कहा कि अब की बार वोट नॉट बाई हाउस बट बाई हैंड होगा, यानी हाथ उठौवल से होगा। अब हाथ उठौवल में ऊपर वाले लोग तो जीत नहीं सकते थे, इसलिए उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। राजा भी उनके दबाव में आकर के इनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया। तो तृतीय सदन के लोग क्या करते हैं, 5 मई 1789 की जो स्टेट्स जनरल की बैठक आयोजित हुई उसका बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट कर दिया। और वॉकआउट करके कहाँ गए, तो टेनिस कोर्ट, वहीं बगल में टेनिस कोर्ट था। और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में एक शपथ ग्रहण हुआ, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई। क्या किया, यहाँ 2 नेता हैं, मिराबियो और अबेसिये, इनके नेतृत्व में शपथ लिया गया कि जब तक निरंकुश राजा पे अंकुश नहीं लग जाता और संविधान नहीं बन जाता तब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, और ये सभा नेशनल असेंबली के रूप में यहीं इकट्ठी रहेगी। इसके बाद अगला कदम क्या उठाया इन्होंने, 14 जुलाई 1789 को वहीं बास्तिल के किले पे अटैक किया आम जनता के सहयोग से, और आम जन ने बास्तिल के किले का जो रक्षक था उसको मार डाला। और क्योंकि ये घृणा का प्रतीक था बास्तिल का किला, यहाँ पे राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, यानी जो राजा के विरोधी होते थे उनको बास्तिल में बंद कर दिया जाता था। जनता ने जब आक्रमण किया तो कुल 7 कैदी थे, 7 बहुत कम संख्या है, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व तो बहुत व्यापक था। और इन कैदियों को छुड़ाने के संग ही वहाँ की राजशाही एक तरह से डामाडोल हो गई। और ये 14 जुलाई 1789 यानी जिस दिन बास्तिल का पतन हुआ वह वहाँ के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब इसके महत्व को हम लोग जान सकते हैं, और इसके घृणा को जानने के लिए एक उदाहरण काफी है। बास्तिल के अवशेषों को मार्केट में बेच दिया गया स्मृति चिन्ह के रूप में। आप सोचिए कितना घृणास्पद ये बास्तिल था, जो एक कैद खाना था। इस नेशनल असेंबली ने बहुत सारे कार्य किए। क्या कार्य किया, पहला काम
सामंती प्रथा समाप्त। सामंती प्रथा क्या थी? फ्यूडल सिस्टम क्या था? बेस्ड ऑन प्रिविलेज, विशेषाधिकार पे आधारित था। यानी उनको सुविधा मिली थी टैक्स वसूलने की, विवाह कर वसूल सकते थे, मृत्यु कर वसूल सकते थे, मनोरंजन कर वसूल सकते थे, विभिन्न तरह के सामंती कर, बेगार ले सकते थे। बेगारी वो होती है जिसमें कोई काम करता है बदले में मजदूरी नहीं देनी पड़ती है। टीथे धार्मिक कर होता था, धार्मिक कर भी वसूला जाता था, ये भी समाप्त कर दिया गया। चर्च के पास जो भूमि थी, 40% भूमि चर्च के पास ही थी, तो चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उसके जो लैंड थे उस पे या तो बैरक बनाए गए या ऑफिस बनाए गए। और आपको पता है 20 अरब लिब्रे की संपत्ति मिली ये चर्च की भूमि से। सोचिए कितनी छोटी रकम के लिए राजा और उसके कई विद्वान मंत्री तुर्जो, नेकर, क्वेश्चने कह रहे थे कि ऊपरी जो 2 वर्ग प्रिविलेज ग्रुप है उनसे टैक्स ले लिया जाए, तो ये लोग तैयार नहीं हुए और इन्हीं की संपत्ति से 20 अरब लिब्रे की प्राप्ति हो रही है। दूसरा काम क्या किया नेशनल असेंबली ने? तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 26 अगस्त 1789 को। मानव और नागरिक के अधिकार क्या होते हैं? मैं बोल रहा हूं ना, बोलना भी एक अधिकार है। बोलना, कुछ करने का अधिकार, अपना व्यवसाय करने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं। इन अधिकारों की भी गारंटी दी गई। पहले ये अधिकार भी नहीं थे। अब अधिकार देने का मतलब क्या है भैया? इस अधिकार को नेचुरल एंड इनएलियनेबल घोषित किया गया। नेचुरल मतलब प्रकृति प्रदत्त, गॉड गिफ्टेड, और एलियनेबल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सके। मतलब समझ में आ रहा है? ये वैसे अधिकार हैं जिनके अभाव में मानव का मानव होना संभव ही नहीं है। तो मानवता की पहचान के लिए, मानव को मानव के रूप में स्थापित करने के लिए गॉड गिफ्टेड जो अधिकार है उसकी घोषणा की गई। 1791 का संविधान बनाया गया इसी नेशनल असेंबली के द्वारा और उस संविधान के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की गई। क्या था? निरंकुश राजशाही के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, लेकिन संवैधानिक राजशाही के विरुद्ध नहीं, संवैधानिक राजशाही स्वीकार की जा रही है। राजा से नफरत नहीं है, राजा की तानाशाही से नफरत है। और उस तानाशाही को खत्म करने के लिए अगला उपाय क्या किया गया? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण, यानी जुडिशियरी अलग, एग्जीक्यूटिव अलग और लेजिस्लेचर अलग। कानून कोई और बनाएगा, उसे लागू कोई और करेगा, और अगर बनाने और लागू करने में कोई गलती होती है तो उसको जांचने की जिम्मेदारी स्वतंत्र न्यायपालिका के हाथों में होगी। तो जब 3 जगह शक्तियां बटेगी तो निरंकुशता खत्म हो जाएगी ना। यही काम नेशनल असेंबली कर रही है। अगला काम किया, पावर टू मेक लॉज। किसको? कानून बनाने की शक्ति नेशनल असेंबली को दी गई। और नेशनल असेंबली कैसी होगी? एक सदनीय होगी, एक ही हाउस होगा। उसमें निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा, यानी जनता डायरेक्ट नहीं चुनेगी असेंबली के मेंबर को, बल्कि कुछ वर्ग समूहों के लिए मतदान करेगी और वे वर्ग समूह अपने बीच से मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे जो एक सदनीय नेशनल असेंबली में जाएगा। मताधिकार किसको दिया गया? सीमित मताधिकार, सार्वजनिक मताधिकार नहीं है, सीमित है, लिमिटेड है। क्या सीमा है कि एक्टिव सिटीजन जो होंगे, सक्रिय नागरिक जो होंगे, वही मत दे सकते हैं। सक्रिय नागरिक कौन होगा? जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो और जो टैक्स पे करता हो। इसका मतलब जो न टैक्स पे करता है न 25 साल से ज्यादा का है, वो निष्क्रिय इनएक्टिव सिटीजन कहलाएगा। और महिलाओं को पता है ना, हर देश की हर युग की महिलाएं उपेक्षित रही हैं, तो यहाँ किसे सम्मान मिलता? पूरी की पूरी महिलाओं को मतदान से वंचित रखा गया। केवल पुरुष एक्टिव सिटीजन हो सकता है, वो भी शर्त यह है कि 25 साल से ज्यादा का हो और टैक्स पेयर हो। तो मताधिकार के लिए शर्तें लगा दी गई। एक काम और किया नेशनल असेंबली ने, अप्रैल 1792 में वार डिक्लेयर किया प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। पता है क्यों किया? ये जो श्रीमान जी थे ना, लुई 16वें, सत्ता तो इनकी छीन चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी राजशाही वाला
इनका गुड़ जा नहीं रहा था, तो अपने पड़ोसी देशों से जो यूरोप के अन्य राष्ट्र थे वहाँ से मिल के षड्यंत्र करते थे। ऑस्ट्रिया को तो पता ही है, इनका ससुराल था, इनकी श्रीमती जी यहीं की थी। तो ये ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसे देशों से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे कि कैसे फिर पावर को रिस्टोर किया जाए, यानी जो शक्ति आम जनता ले ली है उसको कैसे फिर राजा में निहित कर दिया जाए। लेकिन इसी चीज को समझते हुए नेशनल असेंबली ने वार डिक्लेयर कर दिया प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, और उस वार में जीता भी। यानी प्रसा और ऑस्ट्रिया ही नहीं बल्कि इसके संग यूरोप के अन्य जो विरोधी शक्तियां थीं, उस क्रांति की विरोधी जो शक्तियां थीं उनको हराया। और उत्साह इतना था कि जनसेना बन गई और जनसेना ने इस लड़ाई को जीता और मार्सिले गाते हुए गए। मार्सिले एक जगह का नाम है, मार्सिले एक जगह का नाम है, और एक वहाँ के पोएट थे जिनका नाम है रोगर डी लिसे। रोगर डे लिसे ने एक कविता लिखी थी और उस कविता को कहाँ से गाना शुरू किया गया? मार्सिले नामक जगह से, इसलिए उसे मार्सिले यानी देशभक्ति गीत का दर्जा मिला और बाद में यही चल के नेशनल एंथम बन जाता है वहाँ का। इतना सब तो जान गए। पहले स्टेट्स जनरल, स्टेट्स जनरल के बाद नेशनल असेंबली, लेकिन नेशनल असेंबली 1791 में आते आते खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई ये जानना जरूरी है। जिस नेशनल असेंबली ने राजशाही को खत्म किया वह स्वयं क्यों खत्म हुई, आइए जान लेते हैं। इसलिए खत्म हुई कि नेशनल असेंबली ने समानता की बात की थी, लेकिन स्वयं समानता के सिद्धांत को भुला दिया। सबने लड़ा था ना कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन का डिवाइडेशन था। एक्टिव सिटीजन को ही यानी 25 साल से ज्यादा आयु का पुरुष प्लस टैक्स पेयर होना चाहिए, वही मतदान कर सकता था। ये भेदभाव हो गया कि नहीं? अपने ही सिद्धांतों से भटकी तो असंतोष होगा ना, बिल्कुल स्वाभाविक है। महिलाओं ने भी क्रांति में हिस्सा लिया था, अपने अपने ढंग से अपना योगदान दिया था, लेकिन महिलाओं को भी इनएक्टिव माना गया। दूसरी बुराई, ये जो उथल पुथल का दौर होता है ना, तो उथल पुथल के दौर में अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। ऊपर से क्या किया इन्होंने? वार अगेंस्ट प्रसा एंड ऑस्ट्रिया। जब इन्होंने वार किया तो युद्ध में तो और भी स्थिति खराब हो गई। अब महंगाई चरम पे रोज बढ़े जा रही है, और इसी महंगाई को लेकर के तो सारी व्यवस्था गड़बड़ाई थी। अगर पैसा होता राजकोष में तो क्या जरूरत थी आंदोलन करने की, असेंबली बुलाने की? पैसे के अभाव में ही ये क्रांति की शुरुआत होती है और पैसे का अकाल और बढ़ते जाता है। इसी का परिणाम होता है कि लोग कहीं कहीं इकट्ठा होकर चर्चा करने लगते हैं कि नेशनल असेंबली का जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं है। और इस तरह की जो जगह होते हैं जनरली कन्वेंटों में, सैलूनों में चर्चाएं होती हैं। तो एक फ्रांस का कन्वेंट है सेंट जैकब का, सेंट जैकब के नाम पे ही था। वहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते थे वो निचले तबके के लोग थे, छोटे बिजनेसमैन थे, लेबरर थे। इन लोगों ने इकट्ठा होकर के जिस दल का गठन किया वो जैकोबिन दल कहलाया। और इस जैकोबिन दल का नेता जो है रॉबस्पियर है। रॉबस्पियर खुद जनता को भड़काने लगा, इनके विरुद्ध, नेशनल असेंबली के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध। और जब जनता आंदोलन करने लगी तो जैकोबिनों को शक्ति मिलने लगी और जैकोबिन दल ने स्वयं को सामंती वर्ग से या प्रिविलेज ग्रुप से अलग करने के बहुत सारे उपाय किए। क्या किया? नी ब्रीचेस यानी जो परंपरागत वहाँ का ड्रेस होता था उसको त्याग दिया और लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनने लगे। जो गोदी पे, गोदी समझ रहे हैं, जहाँ जहाज़ों से सामान उतारा जाता है, लादा जाता है, वहाँ पे जो मजदूर ड्रेस पहनते हैं उस तरह का ये लोग ट्राउजर पहनने लगे। और इसी के कारण इसको 100 कुलात या बिना घुटनने वाले के नाम से जाना गया। और रेड कैप लगाने लगे, लाल टोपी। पता है क्यों? क्योंकि लाल टोपी सिंबल ऑफ लिबर्टी है, स्वतंत्रता की प्रतीक होती है। रॉबस्पियर के नेतृत्व में ही 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरिये के महल से राजा को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद नेशनल असेंबली से कानून बनाया गया कि भाई राजा को
राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। और 21 जनवरी 1793 को राजा को गिलोटिन दे दिया गया। गिलोटिन माने फांसी। डॉक्टर गिलोटिन ने एक मशीन बनाई थी जिसके प्रयोग से सर धड़ से अलग हो जाता था, तो ये गिलोटिन दे दिया गया। इसके संग बुर्बो वंश खत्म हो गया, गणतंत्र स्थापित हुआ। अब जैकोबिनों ने 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दे दिया। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो टैक्स पेयर होना शर्त थी, वो टैक्स पेयर का शर्त खत्म कर दिया गया। इससे फायदा क्या होगा? टैक्स पेयर शब्द लगाने का मतलब कि मध्यम वर्ग के लोग ही सत्ता में रहेंगे, और टैक्स पेयर का खत्म मतलब आम आदमी भी सत्ता में भागीदारी ले सकेगा। और इस नए असेंबली का नाम कन्वेंशन रखा गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? स्टेट्स जनरल से। बीच में कौन आया? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन आ गया। और इसी कन्वेंशन के बाद द रेन ऑफ टेरर आएगा 1793 से 94 में। रेन ऑफ टेरर और कन्वेंशन अलग अलग नहीं है। ये जैकोबिन दल का जो नेता है रॉबस्पियर, वही रेन ऑफ टेरर का भी नेता रहेगा। रेन ऑफ टेरर में क्या किया गया? जितने क्रांति विरोधी थे, कौन कौन थे? एक तो राजा और उसके रिश्तेदार, दूसरे पोप, चर्च, पादरी, और तीसरे सारी की सारी नोबिलिटीज, यानी जो भी प्रिविलेज ग्रुप था क्रांति के पहले का, वो सब क्रांति विरोधी थे। दूसरा एक नया वर्ग जुड़ गया, वह जैकोबिनों का ही सहयोगी था पहले, लेकिन बाद में जैकोबिनों से विरोध में आ गया। क्यों? क्योंकि जैकोबिनों का जो नेता है रॉबस्पियर, वह थोड़ा सा आक्रामक है, अग्रेसिव ज्यादा है, जबकि बाकी लोग जो जिरोंदिस्ट कहलाए वो थोड़े से लिबरल है, उदारवादी है। तो रेन ऑफ टेरर में रॉबस्पियर के नेतृत्व में क्या क्या काम हुआ? पहला तो ये कि क्रांति विरोधियों, विशेष रूप से जिरोंदिस्टों का दमन किया गया। इसके लिए लॉ ऑफ सस्पेक्ट बनाया गया। ये संदेह के आधार पे किसी की गिरफ्तारी कर लेंगे और उसे हम सजा दे देंगे। फटाफट क्रांतिकारी न्यायालय बनाए गए, यानी सिर्फ संदेह होना काफी है, कोई हियरिंग नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, न वकील, न अपील, न दलील, बस सीधे सीधे गिलोटिन। लेकिन रेन ऑफ टेरर में काम भी बहुत हुए। क्या काम हुए? सबसे पहले समानता पे बल दिया गया। अब पहले के जो संबोधन थे मैडम और सर का, उसको खत्म किया गया, और सीतोएन और सीतोइन, यानी पुरुष है तो उसको सम्मान देने के लिए सीतोएन, और महिला है तो उसको सम्मान देने के लिए सीतोइन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अब उसमें नोबिलिटी, क्लर्जी और कुछ नहीं, बस सब एक समान माने गए। दूसरा, फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। आंतरिक विद्रोहों का दमन किया गया, यानी जो लोग भी क्रांति की भावना के विरोध में थे उनका दमन किया गया, और फ्रांस विरोधी यूरोपीय राज्यों के गुट को पराजित किया गया। लेकिन ये जो हो रहा था, बड़ी संख्या में हजारों क्रांति विरोधी लोगों को गिलोटिन यानी फांसी दिया गया। तो जैकोबिनों में ही कुछ लोग रॉबस्पियर के विरोधी हो गए, और उन लोगों ने रॉबस्पियर को गिरफ्तार करके 27 जुलाई 1794 को गिलोटिन मतलब फांसी दे दिया। एक नहीं, करीब 92 रॉबस्पियर अपने 92 सहयोगियों के संग फांसी पे चढ़ाया गया। तो इस तरह आतंक का राज्य खत्म हुआ 1793 से 94 तक जो चला। इसके बाद क्रांति अगले चरण में आती है, तो डायरेक्टरी का शासन होता है 1795 से 99 तक। डायरेक्टरी में 5 सदस्य होते हैं, लेकिन इन 5 सदस्यों में आपसी मनमुटाव होता है, प्लस संसद से इनका अनबन चलता है, इसलिए स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। और उसी अनियंत्रित स्थिति में नेपोलियन का आगमन होता है फ्रांस में। नेपोलियन वहाँ का बहुत बड़ा प्लेयर है, इसके लिए एक अलग से लेक्चर की जरूरत पड़ सकती है। नेपोलियन ऑस्ट्रिया को हरा चुका था, इटली के कुछ भागों को जीत चुका था, लेकिन मिस्र में जो ब्रिटिश सेनापति थे नेल्सन, उनसे हार गया था, और हारने के बाद वापस आता है 1799 में। अक्टूबर 1799 में नेपोलियन वापस आता है फ्रांस में, और नवंबर 1799 में डायरेक्टरी को पलट देता है। अब 3 सदस्यीय कॉन्सुलेट का गठन होता है, और उसमें पहला कॉन्सुलेट नेपोलियन बनता है, और 1804 में स्वयं को राजा घोषित कर देता है।
अब सवाल ये है कि जिस राजतंत्र के विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरी दुनिया के इतिहास पे प्रभाव पड़ा, आज तक इतिहास के पन्नों में, टेक्स्ट में इसको शामिल किया गया है, उसकी उपलब्धि क्या थी? राजतंत्र से शुरुआत, राजतंत्र पे आके खत्म। लेकिन ये सरलीकरण हो जाएगा। ये क्रांति जो थी वास्तव में प्रिविलेज्ड ग्रुप के जो विशेषाधिकार थे उनके विरुद्ध थी, और जो प्रिविलेज्ड ग्रुप था क्लर्जी का या नोबेलिटी का, उनको फिर से वो सम्मान नहीं मिला, पूरी दुनिया में नहीं मिला। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शोषण था, जहाँ जहाँ असमानता थी, जहाँ जहाँ स्वतंत्रता का अभाव था, वहाँ के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा एक मार्गदर्शक नारा बन गया। और नेपोलियन, चूंकि कई पक्ष हैं नेपोलियन के, सब पे चर्चा संभव नहीं है, लेकिन सारे तर्क वितर्कों के बाद भी इतना तय है कि मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप नेपोलियन कहलाया। नेपोलियन जिन जिन देशों को जीता, जहाँ जहाँ नेपोलियन की सेनाएं गई, वहाँ फ्रांसीसी क्रांति के नारे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व भी गए। नेपोलियन को लिबरेटर कहा गया, जहाँ जहाँ जाता था तो फ्रांसीसी क्रांति की मूल भावनाएं भी जाती थीं, और भले कुछ समय के लिए कोई राष्ट्र या वहाँ का एक जनसमूह दबा दिया जाए, लेकिन विचार कभी मरते नहीं हैं। विचार की यही विशेषता होती है कि विचार हमेशा जीवंत होते हैं और कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाते हैं। नेपोलियन ने वहाँ के सारे विधि का संग्रह कराया और नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और अस्थायी देन है। नेपोलियन ने वहाँ की इकोनॉमी को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए, जिसमें बैंक ऑफ फ्रांस का गठन भी महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि बैंक लोन देता है, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग करता है, पत्र मुद्रा जारी करता है। तो वहाँ पे एक समान बैंकिंग व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली अपनाई गई और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वहाँ पे अपनाया गया, जो क्रांति के पहले नहीं था। यानी समानता नहीं थी, एक रूपता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। और जब न समानता होगी, न स्वतंत्रता होगी, न एक रूपता होगी, तो बंधुत्व तो आ सकता नहीं है। इसलिए इस क्रांति के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए और इसकी घटनाओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। आज लोकतंत्र पे बात करना जितना आसान है, 1789 में उतना ही कठिन था। उस समय सपना देखना भी गुनाह समझा जाता था। आज 1789 और ये 21वीं शताब्दी में आने के बाद अगर इसको हम देखेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इस फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इसके प्रभावों की चर्चा फिर अगले लेक्चर में की जाएगी। बहुत बहुत